आज मैं आपको एस के PC 14 के कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये बनाए जाते हैं जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं जिनको ऑल ओवर वर्ल्ड अकाउंटेंट फॉलो करते हैं, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे सब जगह अकाउंट्स को जब डील करें। ऐसे नहीं हो कि अमेरिका में अलग अकाउंट्स चल रहे हैं, यूके में अलग चल रहे हैं, इंडिया में अलग चल रहे हैं। इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाते हैं सेट ऑफ प्रिंसिपल जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक जैसे रहते हैं, और ये होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जैसे होते हैं, ठीक है। मैन मेड होते हैं, मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए होते हैं। क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं तो ये फ्लेक्सिबल होंगे, मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से टाइम टू टाइम ये बदलाव होता रहता है, ये रिजिड नहीं होते। इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेबल होते हैं या चेंजेबल, तो आप बताना है फ्लेक्सिबल चेंजेबल, ठीक है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होते हैं, ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इंसान द्वारा बनाए गए, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं ये, और ये जनरली एक्सेप्टेड होता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? रिलेवेंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्राइटेरिया क्या है? रिलेवेंस की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं नापना, टू द पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ये इसमें बायस नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग किसी एक जने को फ़ायदा पहुंचा रहा है, एक को नुकसान, ये निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होना, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, और फिजिबल होनी चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जो फिजिबल हो, मतलब कि इम्प्रैक्टिकल नहीं हो, जो अप्लाई लागू किया जा सके, ठीक है। देखो वापस से रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम एक जैसे होता है, ताकि सब कंट्रीज़ में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे अकाउंटिंग को लेके। और ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंट, मतलब रूल्स होते हैं जो सारे वर्ल्ड में एक जैसे होते हैं। मैन मेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। इसकी क्राइटेरिया क्या है? रिलेवेंस, मतलब टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिले, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे। ऑब्जेक्टिविटी, मतलब निष्पक्ष हो, किसी एक जने को फ़ायदा पहुंचा रहा हो, एक जने को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो, इम्प्रैक्टिकल नहीं हो। अब आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अजम्पशंस, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसका मतलब होता है कि जो भी प्रिंसिपल है, अपनी मान के चलते कोई कंपनी बनाते हैं तो सालों तक चलेगी, तो उसमें वो सालों तक चलती रहेगी, इसके हिसाब से अपन नियम बनाते हैं। ऐसे नहीं बनाते 6 महीने 4 महीने के हिसाब से, तो अपन ये अज़म करके चलते हैं गोइंग कंसर्न, मतलब चलती रहेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसको रेगुलेट बताता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की कंपनी हमेशा चलती रहेगी, इस हिसाब से रूल्स बनाते हैं। कंसिस्टेंटी कॉन्सेप्ट, मतलब आपने एक अकाउंटिंग रूल्स जो बनाए हैं वो हर साल एक जैसे रहेंगे, ठीक है। 2019 में भी वैसे ही रहेंगे, 2020 में भी, 2021 में भी। ऐसे नहीं 2019 में तो अलग रूल्स लेके वो बैलेंस शीट या प्रॉफिट और अकाउंट्स बना दिए, और 2020 में अलग रूल्स लेके, ठीक है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अब देखिए अक्रूवल का लिटरल मीनिंग ये होता है कि जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, ठीक है। जैसे मुझे ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब होता है जमा हो जाना। जैसे मुझे 30 तारीख को मुझे किराया मिला, लेकिन अगले महीने की 5 तारीख तक मिला, लेकिन ऑन पेपर्स तो दिखाया जाएगा ना कि मेरी वो जो लेने वाली अमाउंट है, कि जो भी अमाउंट है रेंट, तो वो अक्रू हो गया है, मतलब कि मुझे दिया जाना है। तो अकाउंट्स में मेरे शो करेगा कि इतना अमाउंट दिया जाना है, तो अक्रू होना, चाहे वो मिले नहीं उस टाइम तक, लेकिन आपका ऑन पेपर्स लिखा जाएगा इतना अमाउंट इसको मिलना है, रेंट जो भी है। जैसे 30 तारीख तक मुझे रेंट मिलना है तो मिलना है, तो ऑन चाहे वो उस तारीख तक मिला नहीं हो, लेकिन अक्रू हो गया मेरे अकाउंट्स में कि ये आना है मुझे, ठीक है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब कि इसमें ओनर और बिजनेस को दो अलग अलग कंपोनेंट बना गया है। ऐसे नहीं कोई कंपनी का मालिक है तो वो बिज़नेस हो गया, ओनर अलग है, बिज़नेस अलग है, ठीक है। जैसे बिज़नेस को मान लो 1 लाख का फ़ायदा हुआ तो वो बिज़नेस के खाते में जाएगा, उसके ओनर के पर्सनल खाते में नहीं जाएगा, ठीक है। और बिज़नेस को सपोज 1 लाख का लॉस हुआ तो बिज़नेस के खाते में जाएगा, बिज़नेस का जो अकाउंट्स चलता है, ओनर का पर्सनल जो खाता है उसमें नहीं जाएगा, तो ठीक है। इसके ओनर अलग है, जो बिज़नेस का ओन करता है वो अलग पर्सन माना जाता है, और बिज़नेस अलग एंटिटी माना जाता है, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अब मनी मेजरमेंट में मतलब कि ये है कि अकाउंट्स में सब चीज़ें पैसे के टर्म्स में होती है, ठीक है। इसमें
यारी दोस्ती या कुछ भी ऐसे व्यवहार या नेचर वाली बातें, जैसे मान लो कंपनी है, एम्प्लॉय कोई अच्छा वर्कर है या कोई बुरा वर्कर है, तो उस वो अपने अकाउंट्स में वो चीज़ें काउंट नहीं होती कौन कैसा है। सिर्फ अकाउंट्स में जो मनी के टर्म्स में जो भी बातें होती है वो काउंट होती है अकाउंट्स में, ठीक है। गुडविल हो गया या किसी का कैसा नहीं अच्छा वर्कर है बुरा वर्कर है, वो कोई चीज़ें काउंट नहीं होती। सिर्फ मनी के टर्म्स में वो जो चीज़ें होती है वो काउंट होती है, तो इसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मतलब कि जैसे मतलब अकाउंट्स में हम बात करें किसी फर्म या कंपनी की किसी पीरियड में उसने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, ठीक है। इस पीरियड को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नॉर्मली होता है अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग पीरियड बोल सकते हैं, लेकिन इसमें सबका अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग होता है कि कोई किसी क्वेश्चन में किसी अलग पीरियड दिया हुआ या अकाउंटिंग पीरियड का ऐसे भी होता है 14 महीने का 15 महीने का, लेकिन है ना, तो वो होता है जिस पीरियड में कोई क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ किस पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे जनवरी से दिसंबर का बोलते हैं कि इस अकाउंटिंग पीरियड में बताइए, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से है। लेकिन जिस पीरियड का अपन को बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अपन जांच रहे हैं, तो वो कंप्लीट वो पीरियड अकाउंटिंग पीरियड वो माना जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब कि जैसे जो भी अपन अकाउंटेंसी करेंगे तो कोई प्रोडक्ट अपन ने जिस प्राइस पे सबसे पहले जो ख़रीदा है ना, जैसे मान लो पेन लिया हमने 10 रुपये का, तो वो 10 रुपये के बेस पे उसके आगे की जो भी अपन प्लस प्रॉफिट लॉस काउंट करेंगे उस 10 रुपये को काउंट करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस थी वो ख़रीदने की, उसकी बेस पे आगे की अपन ट्रांजैक्शन करेंगे। जैसे आगे जो 12 रुपये में बेच दी 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो जो कॉस्ट प्राइस थी ना उसकी जो ख़रीदा था अपन ने, उसी को प्राइस को ध्यान में रखते हुए आगे की ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को की जाएगी, ठीक है। जो सबसे पहले प्रोडक्ट ख़रीदा गया देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस, उसी को ध्यान में रखते हुए अपन अकाउंटिंग की आगे की जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो करते हैं, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होती है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट देखिए जो भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके 2 इम्पैक्ट होते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी को पेमेंट किया 500 रुपये का, तो मेरी जेब से 500 रुपये गए और अगले की जेब में 500 रुपये आ गए, तो एक ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने 500 रुपये दिए, मेरे अकाउंट से 500 रुपये डेबिट हो गए, उसके अकाउंट में गए 500 रुपये क्रेडिट हो गए, तो एक ट्रांजैक्शन के मेरा अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका क्रेडिट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, इसमें माना गया है कि चाहे अपने मान लीजिए अपन किसी को उधार दे रखा है, लेकिन जब तक उससे अपन को पैसा हाथ में मिल नहीं जाता तब तक अपन को अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। मतलब जब तक पैसा अपना दिया हुआ किसी को अपने हाथ में लिया जाएगा तब तक उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, नाम से पता चल रहा है रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। जब तक पैसा हाथ में लिया जाए तब तक अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये आता है कि जैसे मान लीजिए कंपनी ए और बी है, अपन उसमें कंपेरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन जब कंपेयर करेंगे तो उन दोनों में जैसे 2019 और 20 में अलग अलग ईयर्स में कंपेयर कर रहे हैं, तो 2019 में अपन देखेंगे दोनों कंपनीज़ को कि दोनों कंपनीज़ में सेम सेट ऑफ रूल्स लागू हो रहे हैं। 2019 में सपोज कंपनी ए और कंपनी बी, ठीक है, इन दोनों में अपन कंपेयर कर रहे हैं। अपन देखेंगे सेम जो रूल्स है वो 2019 में सेम रूल्स 2019 में जो लागू हो रहे हैं ए के लिए वही रूल्स लागू होंगे बी के लिए भी, ठीक है। और 2020 में अपन कंपेयर करेंगे सेम रूल्स 2020 में जो ए पे लागू हो रहे हैं वही बी के लिए लागू होंगे। मतलब कि कंपैरिजन तब होगा जब दोनों की है ना सेम रूल लागू होंगे दोनों पे किसी पर्टिकुलर ईयर में, और जो भी प्रोडक्ट होगा कंपनी का जो भी जिस भी फील्ड की कंपनी है वो कंपनी भी सेम होगी और जो रूल्स लागू होंगे वो भी सेम होंगे सबका। मतलब कि तब अपन कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे नहीं एक माइनिंग कंपनी का अपन है ना एक सपोज कोई और टेक्सटाइल कंपनी से अपन कंपेयर कर लेंगे, एक ही नेचर होना चाहिए कंपनी का, एक ही पीरियड में सेम सेट ऑफ रूल्स लागू करेंगे फिर अपन कंपेयर कर सकते हैं उनको दोनों कंपनीज़ का। ऐसे नहीं किसी एक कंपनी का अपन किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी एक कंपनी का अपन 2019 की डिटेल का अपन 2020 की कंपनी से किसी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए रूल सेम होने चाहिए और जो मैच टाइम पीरियड होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों कंपनीज़ के लिए ए और बी।
इसके लिए भी वही रूल लागू होंगे जो बी के लिए लागू है, ए के लिए जो बी के लिए वही लागू होंगे, तो प्लस पीरियड भी वही होना चाहिए, ठीक है, तब वो अपन मैचिंग कॉन्सेप्ट कर पाएंगे उसका। एक मैं वापस रिपीट कर देता हूँ मैचिंग कॉन्सेप्ट का कि सपोज दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और बी, ठीक है, अपन 2019 में दोनों कंपनियों का कंपेरेटिव एनालाइज कर रहे हैं, तो 2019 में जो रूल कंपनी ए के लिए लागू होंगे वही बी के लिए लागू होंगे। कंपनी भी उसी नेचर की होगी, मान लो कोई टेक्सटाइल प्रोडक्शन की कंपनी है तो उसका कंपैरिजन टेक्सटाइल कंपनी से ही होगा, किसी और कंपनी से नहीं होगा, ठीक है, मतलब सब कुछ उनका सेम रहना चाहिए, तभी अपन कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मतलब अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट इस हिसाब से बनाए जाने चाहिए कि वो निष्पक्ष रहे, ऐसे नहीं एक को बेनिफिट दे रहे हैं या दूसरे को लॉस दे रहे हैं, या दूसरे को प्रॉफिट दे रहे हैं, पहले को लॉस दे रहे हैं, या फिर अकाउंट बनाने वाले को फ़ायदा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव सबके लिए निष्पक्ष होना चाहिए। फुल डिस्क्लोज़र, ठीक है, फुल डिस्क्लोज़र से ये आता है अकाउंट्स में कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी छुपाना नहीं है, जो भी है ना पब्लिक में डोमेन में रखना है, अपनी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, प्रॉफिट और लॉस, छोटी से छोटी से बड़ी चीज़ सब आपको डिस्क्लोज़ करना है, इसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोज़र। कई बार क्या है कि टैक्स बचाने के लिए कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी बताती नहीं है टैक्स बचाने के लिए, तो वो वॉयलेशन हो जाता है फुल डिस्क्लोजर का। मटेरियलिटी मतलब कि है ना, जो मटेरियल होती है, मतलब कि जो ग्रेविटी रखती है वही चीज़ें आप डिस्क्लोज़ करो। ऐसे नहीं मतलब छोटी छोटी कंपनी में, मतलब ऑफिस वर्क में एक स्टेशनरी मंगाई गई, ठीक है, छोटी मोटी कोई चीज़ ट्रांजैक्शन हो, उसको भी आप अकाउंट्स में इंक्लूड करो। जिनकी मटेरियलिटी वैल्यू रखे या ग्रेविटी वाली चीज़ें होती है, केवल वही दर्शाओ। और कंजर्वेटिव और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव मतलब कि आज अपन कंपनी चल रही प्रॉफिट में है, लेकिन अपन को आगे पता नहीं कि फ़ायदा होगा या लॉस होगा, तो अपन आने वाले फ्यूचर के लॉस को कंसिडर करते हुए, लेकिन प्रॉफिट को नज़रअंदाज करते हुए जो अपन स्कीम्स बनाएंगे उसको प्रूडेंस अप्रोच बोलते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सपोज आज मेरी कंपनी 1 लाख फ़ायदे में चल रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ़ायदे में चलती रहे, तो ऐसा टाइम आया तो मुझे एंटिसिपेट करना है कि मान लो आने वाले टाइम में मुझे 2 लाख का लॉस हो जाता है, लेकिन 50,000 का फ़ायदा हो सकता है कहीं और से, तो मैं 50,000 फ़ायदे को इग्नोर कर दूंगा, 2 लाख को जो लॉस होने वाला है उसके हिसाब से मैं प्लानिंग्स बनाऊँगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अपन थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अकाउंट्स में, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्योंकि काफ़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, ठीक है, मैंने आपको बताया था मैन मेड होते हैं, तो ऑप्शन बी, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन्स, ठीक है, तो रूल्स विच आर अडॉप्टेड व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, रूल्स which are adopted while preparing profit and loss account. C, rules which are adopted while preparing balance sheet. D, rules which are adopted while preparing director's report. अब ठीक है, इसमें आप नोटिस करेंगे, देखिए बी प्रॉफिट एंड लॉस, सी बैलेंस शीट और डी डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये तीनों मिलाते हैं जो टोटल मिला के ए वाला अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में ये तीनों चीज़ आ जाती है, ठीक है। ए वाला जो ऑप्शन है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता है, बैलेंस शीट भी आती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तो ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि इसमें बाकी बी सी डी तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। रूल्स विच आर अडॉप्टेड वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, तो सही आंसर है ए, रूल्स विच आर अडॉप्टेड वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तीसरा, वेरियस नेम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, ए अजम्पशंस, बी कन्वेंशन, सी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ये एक ही बात है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग अजम्पशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये एक ही बात है, ऑल ऑफ अबव। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, business is treated as separate unit from its owner. B, business is not treated as separate unit from its owner. C, personal transaction of owner are not distinguished from business transaction. D, none of above। मैं बताया बिजनेस एंटिटी में बिजनेस अलग एंटिटी है और ओनर अलग एंटिटी है, ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट,
only those transactions recorded in accounting A which are capable of being expressed in terms of money। मैंने आपको बताया था कि जो मनी मेजरमेंट में जो मनी के टर्म्स में बताया था, पहला ही ऑप्शन सही है इसका, बी तो दूसरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एज पर गोइंग कॉन्सेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। इसमें देखिए ए फॉर ए लिमिटेड पीरियड, फॉर 10 ईयर, फॉर 25 ईयर, डी फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। मैंने आपको बताया गोइंग कंसेप्ट अपन मान के चलते हैं अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा, तो डी ऑप्शन फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, ठीक है। एज पर इनकम टैक्स अकाउंटिंग पीरियड इज़ फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 जुलाई टू 30 जून, दिवाली टू दिवाली, ठीक है। मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक खत्म होता है, तो बी ऑप्शन सही है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एज पर कॉस्ट कंसेप्ट एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक, ठीक है। ठीक है, तो ए मार्केट वैल्यू, बी एट गोइंग कंसर्न वैल्यू, सी एट प्राइस एट विच इट वाज अक्वायर्ड और एट लिक्विडेशन वैल्यू। अब ठीक है, मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में बताया था कि जिस प्राइस पे प्रोडक्ट लिया गया है उसी पे सारी बातें, उसी के अनुसार सारी बातें ट्रांजैक्शन जो भी होगा, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन है, एट प्राइस एट विच इट वाज अक्वायर्ड। सबसे पहले जिस प्राइस पे वो ख़रीदा गया उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट में। एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं लेकिन आप आगे पढ़ोगे कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, 12 महीनों का, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च अगले साल तक खत्म होता है। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सिस्टम और रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट, मैंने आपको बताया कि एक ट्रांजेक्शन तो उसके दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, एक तरफ अकाउंट डेबिट होता है, एक तरफ क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसमें रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कॉल करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं इसको। ये भी प्रिंसिपल्स में नहीं है लेकिन आपको आगे पता चलेगा, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डबल एंट्री सिस्टम। एज पर रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड। Revenue is deemed to be realized when purchase order is received from purchaser, ठीक है। When goods are delivered to purchaser, when title of goods has been transferred to the purchaser, when cash is received from the purchaser। अब देखिए इसमें बुक में अलग आंसर दिया हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से डी होना चाहिए क्योंकि कैश रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट बताता है कि जब तक हमको कैश मिल नहीं जाता, लेकिन अकाउंट्स में कई बार तो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन रहता है आदमी को। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द परचेजर, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट ये बताता है, लेकिन इसमें ये व्हेन टाइटल ऑफ गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू परचेजर बताया कि गुड्स उसके परचेजर के नाम पे ट्रांसफ़र हो गए तब उसको माना गया, तो ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स मैंने आपको बताया कॉस्ट कंसेप्ट मतलब वही होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की जो प्राइस पे प्रोडक्ट ख़रीदा गया है उसके टर्म्स में अपन बाकी सारी बातें करेंगे, ठीक है। सेल ऑफ गुड एट कॉस्ट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स एट मार्केट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसका डी ऑप्शन होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस एसेट के जो भी इर्द गिर्द जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी कॉस्ट प्राइस को ध्यान में रखते, तो रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारी एसेट है वो इसकी जो भी ट्रांजैक्शन है कॉस्ट प्राइस को ध्यान में रखते हुए वो जो रिकॉर्ड की जाएगी मतलब अकाउंट्स में, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट इन द बुक्स एट द कॉस्ट प्राइस, इसको कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन है जो प्रोडक्ट को एक्वायर करने में जो कॉस्ट लगी कॉस्ट प्राइस के अराउंड उसके जो भी ट्रांजैक्शन होगी कॉस्ट प्राइस को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। According to objectivity concept, there should be proper voucher for every transaction. There should be proper vouchers for checking every cash transaction. There should be proper voucher for checking every purchase sale transaction. There is no need of voucher for checking transaction. तो देखिए मैंने ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में बताया कि है ना बिल्कुल निष्पक्षता से वो काम होता है ना, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन देयर शुड बी ए प्रॉपर
वाउचर फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। इस बी और है ना सी में कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात की गई, लेकिन है ना ए ऑप्शन में बताया गया एवरी ट्रांजैक्शन, मतलब कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन आ गए तो ए ऑप्शन होगा। देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजैक्शन, इसमें कैश वाली आ गई जो बी ऑप्शन में था और क्रेडिट वाली आ गई जो सी ऑप्शन में था, तो एवरी ट्रांजैक्शन डी ऑप्शन होगा इसका। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑल सीक्रेट ऑफ बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज, ये तो नाम से पता चला फुल डिस्क्लोजर, ऑल सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज, ऑल अकाउंट्स शुड बी मेंटेन ऑनेस्टली, ऑल अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड क्विकली। अब देखिए सी और डी ऑप्शन तो कोई काम के ही नहीं, ए और बी में से है कि आपको सेलेक्ट करना है। ऑल सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज, और बी में बताया कि ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, तो बी ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि जो इररिलेवेंट है, जो मतलब मैंने आपको बताया था जो ग्रेविटी नहीं रखती उसको बता दें, मतलब तो बी ऑप्शन होगा इसका। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, अब ठीक है, means all firms in the same industry should be use identical accounting principle procedure, all principal procedure of accounting are used, accounting procedure method should be remain consistent from one year to another, ठीक है। अब कंसिस्टेंटली मैंने बताया था कि जो भी रूल्स आप एक साल यूज़ करें तो वही अगले साल, उससे अगले साल, जैसे 2019 में जो रूल्स यूज़ किए हैं अकाउंटिंग रूल्स वही 2020 में यूज होने हैं, वही 2021 में यूज होने हैं, तो सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक इनटू मैंने आपको पहले सबसे पहले वो जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में, जब क्वेश्चन पढ़ते हो कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म मतलब कि है ना आपको फ्यूचर लॉस है ना उनको कंसिडर करना और आगे आने वाले प्रॉफिट को ध्यान में रखना, तो वो दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड नॉट लॉसेज, ऑल फ्यूचर लॉसेज, देखिए इसमें सी ऑप्शन में आ गया ऑल फ्यूचर लॉसेज और नॉट प्रॉफिट, किसको कंसीडर करना है, ऑल फ्यूचर लॉसेज एंड नॉट प्रॉफिट, तो सी ऑप्शन सही है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, ऑप्शन ए कॉस्ट प्राइस, एट बी एट रियलिस्टिक वैल्यू कॉस्ट प्राइस और रियलिस्टिक वैल्यू विच एवर इज एट लेस, डी एट रियल वैल्यू। अब देखिए कंजर्वेटिज्म में अपन लॉस वाली चीज़ को कंसीडर करते हैं ना, जो फ़ायदे वाली चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है एट कॉस्ट प्राइस, बी एट रियलिस्टिक वैल्यू, सी कॉस्ट प्राइस और रियलिस्टिक वैल्यू विच एवर इज लेस, तो हम जो भी कम आ रही होगी उसको कंसीडर करेंगे अपन, है ना, ठीक है। ज़्यादा वाली को कंसीडर नहीं करेंगे, कम वाली को कंसीडर करेंगे, ठीक है। कम वाली को इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि टाइम के अनुसार मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 10 रुपये हो रही हो और रियलाइजेबल वैल्यू हो रही हो आगे आने वाले टाइम के साथ 8 रुपये, तो अपन 8 रुपये को जो ज़्यादा लॉस में है ना, मतलब 10 की तुलना में 8, तो 8 वाले को कंसीडर करेंगे, तो 8 रियलिस्टिक वो वैल्यू वाली उसको लेंगे, है ना। मान लीजिए आने वाले टाइम में ना कॉस्ट प्राइस है ना 6 रुपये पा रही हो और रियलाइजेशन वैल्यू 8 रुपये पे हो, तो अपन कॉस्ट प्राइस को लेंगे। जो कम वाली चीज़ है ना, कम हो रही आने वाले डेप्रिसिएशन लगते हुए, तो उसको कंसीडर करेंगे। जिसमें अपन को ज़्यादा लॉस में है तो वो वाली चीज़ को कंसीडर करेंगे। जैसे पहले वाली केस में मैंने बताया कि आपको कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है और ये 2 साल बाद डेप्रिसिएशन लगते लगते कॉस्ट प्राइस हो गई 10 रुपये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो हिस्टोरिकल वैल्यू 10 रुपये और जो एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू चल रही है 8 रुपये, तो अपन 8 रुपये कंसीडर करेंगे क्योंकि 8 रुपये ज़्यादा लॉस में, अपन को ज़्यादा 2 रुपये लॉस में है ना। तो आने वाले टाइम में ऐसे सपोज कीजिए 2 साल बाद कॉस्ट प्राइस तो 10 रुपये ही है, लेकिन जो मार्केट डेप्रिसिएशन इतना ज़्यादा नहीं लगा और रियलाइजेशन वैल्यू 12 रुपये है, तो उस केस में अपन कॉस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे 10 रुपये वाली, क्योंकि उसमें अब ज़्यादा लॉस में अपन, क्योंकि ठीक है 12 रुपये की तुलना में 10 रुपये कॉस्ट प्राइस को मानने में ज़्यादा लॉस में है। तो अपन कंजर्वेटिव प्रिंसिपल में लॉस वाली चीज़ को ज़्यादा कंसीडर करते हैं, इसलिए अपन कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेशन वैल्यू विच एवर इज लेस ये करेंगे। According to convention of convertism, provision is made for bad and doubtful debt. Depreciation is charged on assets. Recording is made on outstanding expenses. और D और all of above, ठीक है। अब कंजर्वेटिज्म बताता है कि आने वाले जो लॉस है उनका ध्यान रखते हुए आपको स्ट्रेटजी बनानी, ठीक है।
तो ये प्रोविज़न बनाया जाता है कि आने वाले लॉस हो रहा हो उसको अपन कैसे ओवरकम करेंगे। तो एक प्रोविज़न बनाया जाता है बिजनेस में। बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट का मतलब है जैसे कोई कर्जदार है पैसे ले लेकिन उससे अपन को वापस मिलने की उम्मीद नहीं है, तो उसके लिए अलग से ही फंड बना दिया जाता है 2 लाख का। जैसे 2 लाख किसी ने ले तो उससे मिलने की उम्मीद है, 2 लाख अलग से ही प्रॉफिट में से अलग से रख दिया 2 लाख। तो ये होता है प्रोविज़न बना दिया है ना। तो ये किसको ध्यान में रखते हुए, कौन सा कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। अब अगला है कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विड इन नियर फ्यूचर इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉन्सेप्ट। वैसे देखो बिजनेस एंटिटी का तो लेना नहीं, दो पर्सन, बिजनेस अलग चीज़ है, पर्सन अलग चीज़ है, ओनर। इसमें देखो ये बताया गया कि बिजनेस विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विड इन न्यू फ्यूचर, मतलब चलता रहेगा आगे तक। तो कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, गोइंग कॉन्सेप्ट। इसमें आता है डी कॉन्सेप्ट कि अपन मान के चल रहे आने वाले सालों में, फ्यूचर में कई दिनों तक चलता रहेगा और ये सोल्ड मतलब बेचा नहीं जाएगा, ये बिज़नेस कभी भी डाउन में नहीं जाएगा या लिक्विड रेट नहीं होगा, अपन मान के चल रहे आगे तक चलता रहेगा प्रॉफिट में। तो ये गोइंग कॉन्सेप्ट बताता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताता है। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इवन प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ट्रीटेड क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ये देखिए ये भी घुमा फिरा के कहने वाली बात है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को, कि है ना इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें है ना बिजनेस को भी, जो बिजनेस ओनर को भी है ना बिजनेस से का वो कर्जदाता बनाया गया है, मतलब बिजनेस को कर्ज दिया है ओनर ने, है ना। तो ये अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये बता रहा है कि बिजनेस जो एंटिटी बनाई है ओनर का कर्जदार है वो, ठीक है। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि ओनर ने अपनी संपत्ति दी है बिजनेस को, तो इसलिए बिजनेस कर्जदार है ओनर का। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है। ड्यू टू कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जैसे आपकी कंपनी है उसमें स्टाफ लगा, कोई अच्छा वर्कर है, कोई बुरा वर्कर है, किसी का नेचर कैसा है, या कोई वो चीज़ें काउंट नहीं होती, सिर्फ मनी के टर्म्स में बातें होती हैं, ठीक है। बिजनेस में सिर्फ मनी के टर्म्स पे तो बी ट्रांजैक्शन होता है, तो इसमें है ना और क्वालिटीज़ रिकॉर्ड नहीं होती, अकाउंट्स के अंदर कैसा वर्कर है क्या है, बस केवल मनी के टर्म्स में बातें होती है। ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब किसी वर्कर की कोई क्वालिटी है वो रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता है। Accrual concept is based on matching concept, dual aspect concept, cost concept, going concept। अब देखिए कई बार क्या है, 2 ऑप्शन या 3 मिलते जुलते से होते हैं, तो आपको है ना एलिमिनेट करना पड़ता है कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूजन सा है। जैसे आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ट्राई करेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट वो एक्चुअल से मैच नहीं होता, ठीक है। गोइंग कंसेप्ट चलता रहना लिमिटेड, वो एक्चुअल कंसेप्ट से मैच नहीं होता। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट 2 तरफ फर्क पड़ते हैं, वो इस पर लागू नहीं था। एक्रूअल का थोड़ा मिलता जुलता जो बैठ रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब कि जैसे किसी पीरियड में हमें जो रेंट आना था पर नहीं आ पाए 30 तारीख तक, 5 तारीख तक इकट्ठा हो गया, ठीक है। अपन मैं मान लो किसी और से कंपेयर करूँगा, मैच कराऊँगा, तो मेरी जो एक्रू हो गई इनकम तो वो भी अकाउंट्स में काउंट होगी। तो मैं किसी से मैच कराऊँगा तो जो चाहे मुझे हाथ में नहीं मिली लेकिन एक्रू तो हो गई ऑन पेपर, तो कंपैरिजन करने में मैं कंपैरेटिव एनालाइज करता हूँ तो उसको भी लूँगा। तो एक्चुअल कंसेप्ट इससे थोड़ा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि आपको एग्जैक्ट, लेकिन ये मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअल कंसेप्ट के थोड़ा सा सिनोनियम है थोड़ा सा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और रियलाइज्ड वैल्यू विच एवर इज लेस इज यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ ए करंट एसेट, बी क्लोजिंग स्टॉक, सी फिक्स्ड एसेट, डी ऑल एसेट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेशन वैल्यू विच एवर इज लेस इज यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये ठीक है। अभी आप जो आगे बैलेंस शीट वगैरह पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होंगे, अभी पता नहीं चलेगा, बस आप वैसे ध्यान रखने के हिसाब से पढ़ लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट में जो पूरे ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस शीट बन गया, ठीक है, लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, ठीक है, जो वो बनाया जाता है, जो भी कॉस्ट प्राइस या फिर जो मार्केट वैल्यू है उस टाइम पे जो भी लेस होगा उसी के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज कंसिडर्ड टू रन फॉर इंडेफिनिट, मैंने बताया कि अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा, तो ऑटोमेटिक दिमाग में जाए गोइंग कंसर्न, तो डी। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रॉफिटेबल, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझिए पहले कि है ना, अपन अकाउंट्स में है ना थोड़ा सा अपना प्रॉफिट हो नहीं रहा कंपनी को, लेकिन प्रॉफिट दिखा दिया, या मान लो अपने इधर उधर से अपनी वो एसेट बता दी जो है ही नहीं ऑन पेपर, ये एसेट है, तो इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, अपने आप को पॉजिटिव में प्रॉफिट को बताना विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। तो ये कौन सा कंसेप्ट के अगेंस्ट में है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंट नहीं होगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखिए अब ये बात आ गई, जो फुल डिस्क्लोजर अपन गलत डिस्क्लोज कर रहे हैं है ना, तो पूरी चीज़ नहीं बता रहे, तो इसके अगेंस्ट में हो गई ना बात, तो सी ऑप्शन है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर वायलेट हुआ है यहाँ पे, है ना। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज ईच ईयर, मतलब हर साल एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज होता रहे, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंटली। मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी, कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, तो डी ऑप्शन। एवरीथिंग ए फिल्म्स ऑन it owns to some it also owns to somebody, this is explain which concept, ठीक है। मतलब कंपनी जो भी एसेट बनी है वो किसी से उधार लेके बनी है, ओनर का लगा है, ठीक है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को बता रहा है कि जो कंपनी और अपने पास बनी है तो वो भी किसी से लेके बनी है, ठीक है। तो मतलब किसी का गया है कुछ तभी कंपनी का कुछ बना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब मेरे से अमाउंट निकली सपोज 2 लाख, तो कहीं पे दुकान मिली मुझे, ठीक है, 20 लाख लगा के दुकान मिली, तो दुकान जो बिजनेस अलग एंटिटी है वो मेरी कर्जदार है, ठीक है। मेरी जेब से पैसे गया तो वो मेरी कर्जदार है, ठीक है। तो फिल्म के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स रखे गए हैं वगैरह जो भी रखे गए हैं वो फिल्म के हैं, लेकिन वो मुझे जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है वो दुकान बिज़नेस को मुझे वापस रिटर्न करना है ना, ठीक है। बिज़नेस मेरे लिए कर्जदार में, जैसे ओनर हूँ किसी शॉप का, 20 लाख मैंने शॉप खोली, जो भी सामान डाला, ठीक है। तो जो बिज़नेस है वो अलग एंटिटी मैंने आपको बताया, और ओनर अलग है, जो ओनर मैं हूँ। तो बिज़नेस को कमा के मुझे 20 लाख तक देने हैं, ठीक है, रिटर्न जितना भी लगा मेरा। तो ये होता है डुअल एस्पेक्ट। मतलब शॉर्ट टाइम में बताऊँ, जो भी बिज़नेस है वो ओनर का कर्जदार होता है। जो भी बिज़नेस ओन करता है, जो भी एसेट ओन करता है, उतने एसेट की वैल्यू उसको वापस रिटर्न देनी पड़ती है ओनर को, ठीक है। मैंने बताया बिज़नेस अलग है, ओनर अलग है। ओनर ने अपना पैसा लगाया बिज़नेस में, तो बिज़नेस को ही बदले में रिटर्न करना है उसको कमा के ओनर को, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है। कन्वेंशन स्टेट द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन अडॉप्टेड इन में शुड बी अडॉप्टेड ईच ईयर। तो देखिए जो भी अगर डेप्रिसिएशन लगा है 1 साल में तो वो अगले साल भी तो कंसिस्टेंटली कॉन्सेप्ट आ गया। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट। अब देखिए कंटीजेंट लायबिलिटी शो करती जाती है क्योंकि पूरा अकाउंटिंग का डिस्क्लोज करना है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, बी ऑप्शन। कॉस्ट ऑफ स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटेड एज एक्सपेंस नॉट शोन इन द फाइनेंस शीट। अब देखिए मैंने बताया जो भी ट्राइवल चीज़ें हैं जो ग्रेविटी नहीं रखती उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती अकाउंट्स में। तो इसमें ये आ गया मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ए ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। एसेट आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एसेट आर रिकॉर्डेड द वैल्यू पेड फॉर एक्वायर। हाँ, बी सी ऑप्शन। जिस वैल्यू पे वो ख़रीदा गया था उसके हिसाब से पूरी बात होगी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये होता है। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज़ इन अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसमें भी मुझे डाउट है कि पहला ऑप्शन बताया हुआ गोइंग कंसेप्ट, जबकि है ना डेप्रिसिएशन को काउंट करते हैं तो अपन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से गोइंग कंसेप्ट आप ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।